साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 को लेकर के। साथ ही ये वीडियो आपको केवीएस, टीजीटी और पीजीटी सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, लगभग 100 प्रश्न और उनके उत्तर। साथियों यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो निश्चित ही आपकी हिंदी साहित्य के ज्ञान में वृद्धि होगी और आपको जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वर्ग 1 की कर रहे हो या वर्ग 2 की, केबीएस की कर रहे हो, नेट की कर रहे हो, सेट की कर रहे हो या किसी भी स्टेट के हिंदी साहित्य की कर रही हो, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट और जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में दी जाएगी। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न और जानते हैं आज के पहले प्रश्न के बारे में। साथियों आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? इसका राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। साथियों जयशंकर प्रसाद को ही नाटक का सम्राट भी कहा जाता है और इनके प्रमुख नाटक हैं आपके स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु। तो हमें ये भी याद रखना है और साथ में ये याद रखना है कि किस नाटककार ने जो है नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है। तो इसका उत्तर है आपका जयशंकर प्रसाद। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद के बारे में एक फैक्ट और याद रखना है, जयशंकर प्रसाद जो है प्रमुख छायावादी कवि हैं। छायावादी कवि जो है, छायावाद का समय माना जाता है वह 1920 से 1936 के आसपास माना जाता है। और इसके अलावा छायावाद के 3 कवि और प्रमुख माने जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं वर्मा, पंत, निराला और प्रसाद। तो महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी जो है छायावाद के प्रमुख कवि हैं। तो इस तरीके से हमें बहुत सारे फैक्ट इस क्वेश्चन में कंप्लीट किए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया? साथियों इसका हमें राइट उत्तर बताना है। तो इसका सही आंसर है जो हमारा पंचतंत्र। जो है पंचतंत्र जो किताब है, इसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में आपका अनुवाद किया गया। तो इसका भी हमें याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, किस भाषा को द्रविड़ भाषा परिवार की जननी कहा जाता है? तो इसका हमें राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है हमारा तमिल। तमिल भाषा को जो है द्रविड़ भारतीय भाषा परिवार की जननी कहा जाता है। जो द्रविड़ परिवार मतलब दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, जो आपकी केरल में जैसे मलयालम बोली जाती है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, ये सब द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। इन सब की जननी कहा जाता है तमिल भाषा को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? साथियों काफ़ी सरल प्रश्न है। संस्कृत को ही आपका जो है भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, भाषाओं की जननी, देव भाषा के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? चालकोलिथिक एज कहा जाता है ताम्र पाषाण युग को। हमें इसको भी याद रखना है, किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई? साथियों तो जो है बिहारी सतसई जो कवि बिहारी की रचना है, और बिहारी जो है आपके रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इसके अलावा बिहारी की जो रचना बिहारी सतसई है ऐसा कहा जाता है, इसमें 700 दोहे हैं, इसलिए इसको बिहारी सतसई कहा गया। रीतिकाल की जो 3 शाखाएं हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो यदि इन 3 शाखाओं में देखा जाए तो बिहारी को रीतिबद्ध, रीति सिद्ध कवि के तौर पर माना जाता है और इसके अलावा पूर्ण रूप से इनको रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। तो इससे हमें याद हुआ किस रचना सर्वाधिक टीका लिखी गई? तो बिहारी सतसई पर सर्वाधिक टीका लिखी गई, जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसके आधार पर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कुटज के रचयिता कौन है? साथियों कुटज के रचयिता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमें इसको याद रखना है। कुटज एक रचना है जिसके रचयिता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वही हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं जिन्होंने जो है वीर गाथा काल को आदिकाल कहा। इसको भी हमें याद रखना है, एक जो है हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहीं पर हमें याद आता है एक रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने जो है आदिकाल को जो है
रामचंद्र शुक्ल ने जो है आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। तो हमें 2 पॉइंट यहाँ से अलग से याद कर लेने हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, केरल की राजकीय भाषा क्या है। साथियों केरल की राजकीय भाषा जो है आपकी मलयालम है, हमें इसको याद रखना है। जीके की फैक्ट की तरह से देखा जाए तो केरल की राजधानी जो है आपकी तिरुवनंतपुरम है, इसको भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है। साथियों तो यहाँ पर राइट उत्तर है हमारा खासी। जो खासी भाषा है वह ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है, उत्तर हमें इसका याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं। साथियों खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि जो माने जाते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध माने जाते हैं। प्रिय प्रवास इनका जो है महाकाव्य है, इसको भी हमें याद रखना है। इसके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र को गद्य काल का प्रवर्तक माना जाता है। हिंदी साहित्य की जो 2 विधाएं होती हैं, गद्य और पद्य, एक और मतलब हिंदी साहित्य लेखन की जो 3 प्रवृत्तियां हैं, एक होती है गद्य प्रवृत्ति जिसमें जो है आपकी गद्यांश लिखे जाते हैं, एक होती है पद्य प्रवृत्ति जिसमें आपकी कविताओं वाले पोर्शन आते हैं, एक होती है चंपू प्रवृत्ति जिसमें आपकी गद्य और पद्य में जो साहित्य मिलाकर के लिखा जाता है उसको चंपू प्रवृत्ति कहते हैं। इस तरीके से तो जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय जो है इनको खड़ी बोली का सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माना जाता है। वहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है गद्य साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है, इसको भी हमें याद रखना है। अगले इस क्वेश्चन का हमारा उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का अरबी फारसीमय रूप क्या है। खड़ी बोली का अरबी फारसीमय रूप जो है वह है आपका उर्दू भाषा। खड़ी बोली का अरबी फारसीमय रूप जो है उर्दू भाषा है, इसको भी हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा छवि दर्शन कविता के रचनाकार कौन है। गंगा छवि दर्शन कविता के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसको हमें याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गंगा छवि दर्शन एक कविता है जिसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये वही भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं जिनका एक नाटक है अंधेर नगरी, जिसमें 2 लाइनें आती हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। तो मुख्य रूप से एक नाटककार भी रहे हैं लेकिन इनके कवि भी रहे हैं, तो इसको हमें याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया। केशव, कवि गंग, कुलपति या बिहारी। तो गागर में सागर भरने का काम जो किया है वह आपका बिहारी ने किया है, क्योंकि बिहारी के जितने भी दोहे हैं सब रहस्यवाद से भरे हुए हैं। इनके दोहे का एक जो सामान्य अर्थ निकलता है, इसके अलावा एक उसका अन्य अर्थ भी निकलता है, इसलिए जो है कवि बिहारी जो है गागर में सागर भरने का काम किया है। 2 लाइनों के दोहे में इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। गाथा कहने से जो है, गाथा में गाहा कहने से जो है प्राकृतिक लोक भाषा का प्रचलित जो है बोध होता है, इसको हमें याद रखना है। ये कुछ ऐसे प्रश्न जिनके फैक्ट सीधे याद रखने पड़ेंगे, इनके आगे पीछे का इतिहास हमें पढ़ने के लिए बहुत विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, जो कि अभी हम ऑब्जेक्टिव सीरीज लगा रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं। जब हम थ्योरिकल वीडियो लेके आएंगे तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। साथियों तो गुप्त वंश का जो संस्थापक है वह है श्री गुप्त, इसको भी हमें याद रख लेना है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, श्री गुप्त हैं। कई बार हमसे पूछ लिया जाता है, हिंदी साहित्य के इतिहास में भी ये चीज़ें आती हैं। अगला है, गोदान किसकी कृति है। तो इसके तो बिना ऑप्शन देखे ही हम बता सकते हैं, गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद की कृति है, इसको हमें याद रखना है। मुंशी प्रेमचंद के इसके अलावा एक जो है एक उपन्यास है, इसके अलावा इनके कुछ और उपन्यास भी हैं, जिसमें गोदान हो गया, आपका गबन हो गया, निर्मला हो गया, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इसके अलावा और भी इनके बहुत सारे उपन्यास हैं, इसलिए इनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को। तो इसका राइट आंसर है हमारा मुंशी प्रेमचंद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे पहले किस स्थान पर दिए। तो गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे पहले जो है श्रावस्ती नामक जगह पर दिए, इसको भी हमें याद रखना है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ साथ हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित परिस्थितियाँ, उस समय के संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में भी हमसे पूछा जाता है, इसलिए ऐसे प्रश्न आपको लगेंगे कि इतिहास का प्रश्न है, लेकिन हिंदी साहित्य से इसकी लिंक है, इसलिए ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, घनिष्ठ का शुद्ध उत्तरावस्था क्या है। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है घनिष्ठतर। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, घनिष्ठतर। अगला प्रश्न है, चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे। साथियों हमें याद रखना है, चंद बरदाई ये वही चंद बरदाई हैं जिन्होंने अपना महाकाव्य लिखा है वीर गाथा काल का पृथ्वीराज
रासो। और ये जो है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि हैं। इनकी दो लाइनें काफ़ी फेमस हैं। 8 हाथ 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। तो ये जो है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई ने जो है वीर रस प्रधान साहित्य लिखा और इनके साहित्य में जो इनका साहित्य का नाम है पृथ्वीराज रासो। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? साथियों जो ये दोहा है रहीम दास का दोहा है। ऐसा जो दोहा का अर्थ है कि चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग, मतलब जो अच्छी चीज़ होती है उसके कितनी भी बुरी चीज़ें उसके आजू बाजू आएँ उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। वैसे ही आप लोग भी अपनी तैयारी जारी रखें। कोई कितनी भी नेगेटिव बातें आपसे करे आप अपनी तैयारी से ना भटकें। तो इस लाइन से हमें एक सीख मिलती है कि चंदन की सुगंध कभी भी नहीं जाती, चाहे उसमें कितने भी विष रूपी सांप आकर के लिपट जाएं। वैसे ही हमें अपनी तैयारी को जारी रखना है, चाहे हमारे आजू बाजू कितने भी निगेटिव सांप आकर के हमें डसें कि भर्ती नहीं होगी, ऐसा हो गया, नेगेटिव मार्किंग हो गई, इन सबको भूल के हमें तैयारी करना है। अगला प्रश्न है चरणदास जो चोर किसकी नाट्य कृति है? तो साथियों इसका राइट आंसर है हबीब तनवीर। हबीब तनवीर की चरणदास चोर जो है एक नाट्य कृति है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है चांद का मुँह टेढ़ा किसकी रचना है? चांद का मुँह टेढ़ा जो रचना है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। इसको भी हमें याद रखना है। जैसे अज्ञे नाम आया है तो अज्ञे की रचना हमें याद रखना है शेखर एक जीवनी अज्ञे की प्रमुख रचना है। तो चांद का मुँह टेढ़ा किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है चारु शब्द का शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? चारु शब्द की भावात्मक संज्ञा जो होगी वह होगी आपकी चारुता। चारु शब्द की भावात्मक संज्ञा होगी चारुता। इसको भी हमें याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है चिंतामणि के रचयिता कौन है? दोस्तों चिंतामणि के रचयिता जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। चिंतामणि भाग 1 और चिंतामणि भाग 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो है इन निबंध कृतियां हैं। मुख्य रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक निबंधकार माने जाते हैं। इसके अलावा हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में एक चीज़ और याद रखनी है, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और हिंदी साहित्य का काल विभाजन भी किया। हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया इन्होंने 4 नामों के में किया। सबसे पहले नाम का नाम दिया इन्होंने आदिकाल, जिसको बाद में इन्होंने वीरगाथा काल कहा। दूसरे काल को नाम दिया इन्होंने पूर्व मध्यकाल, जिसको इन्होंने भक्ति काल कहा। तीसरे काल का नाम दिया इन्होंने उत्तर मध्यकाल, जिसको इन्होंने रीति काल कहा। और चौथे काल को इन्होंने कहा गद्य काल, बाद में जिसको नाम इन्होंने आधुनिक काल कहा। इस तरीके से हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में एक चीज़ भी याद रखनी है। तो एक तो याद रखना है चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है जिसके 2 भाग हैं, चिंतामणि भाग 1 और भाग 2। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया 4 भागों में, और इनने जिसमें विभाजन किया उस किताब का नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास, और उसमें इसको इन्होंने बांटा है। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है यह किताब भी इनकी 1929 में प्रकाशित हुई, ये भी हमें याद रखना है। बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न की तरफ। हम 25 प्रश्न ही करेंगे। अगला प्रश्न है प्रापद्यवाद में कौन नहीं है? साथियों इसमें हमारा जो प्रापद्यवाद है इसमें नरेश मेहता नहीं आते, इसको हमें याद रखना है। तो आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए ऐसे ही आपको समय समय पर वीडियो मिलते रहेंगे। निश्चित ही आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। इसके अलावा आपके कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।